हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चेनसॉ मैन मांगा का चैप्टर 9 रेस्क्यू से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है तत्सुकी फुजीमोटो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चेनसॉ मैन मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 9 की शुरुआत पावर के पास से होती है, जब पावर ब्लड डीमन हुआ करती थी। जो भी जानवर या पक्षी उसे मिलता वो उसे मारकर उसका खून पी जाती, और फिर उसकी दोस्ती नायका से हो गई, जिसे एक दिन बैड डीमन ने किडनैप कर लिया। वो हेल्पलेस सी हो गई थी, उसकी नजरों में किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। वो एक बिल्ली ही तो है। फिर वो नायका की जान बचाने के लिए क्यों भाग रही थी, क्यों किसी इंसान को ढूंढ रही थी ताकि वो नायका को बचा सके, और वो भागते भागते गिर गई। ये बस बचकानी सी वजह हो सकती थी। उसे खून पसंद था, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, मौत का एहसास। नायका की ही वजह से उसे एहसास हुआ था कि खून तब अच्छा होता है जब वो गर्म होता है, और इन्हीं एहसासों के साथ उसकी आंख खुलती है। वो अपने ठीक सामने नायका को पाती है, जो अभी बैड डीमन के अतड़ियों में पड़े हुए हैं, जिन्हें डेंजी ने बैड डीमन का खाना बनने से बचा लिया। पावर को लगा जैसे ये सपना है, लेकिन बैड डीमन वाकई में मर चुका है। डेंजी ने उसे बचा लिया, तब भी जब पावर ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन डेंजी ने ये पावर के लिए नहीं बल्कि उसके बेस्ट को फील करने के लिए किया। ये वाकई एक बचकानी सी वजह है। डेंजी अभी भी उसके पास ही बैठा है, जिससे पावर झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। चूंकि नायका सेफ है, वो डेंजी को उसका इनाम अब देगी। डेंजी ये सुनते ही खुश हो जाता है कि तभी उसके हाथों को कोई काट लेता है। डेंजी उस दर्द से चीखता हुआ देखता है कि उसका हाथ कटा हुआ वहीं पड़ा हुआ है, जिसे तभी एक लीच डीमन उठा लेता है और वो उसके हाथ को खा जाता है। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या वो भाग सकती है, लेकिन पावर में ताकत नहीं बची है। वो डेंजी से नायका को लेकर भागने को कहती है, लेकिन डेंजी ऐसा नहीं कर सकता। वो पोचीता की पूंछ दोबारा खींचता है, लेकिन इस बार उसके सिर से चेनसॉ जरा सा ही निकलता है, जो तीनों के लिए ही शॉकिंग होता है। डेंजी समझ गया है कि उसकी बॉडी में ज्यादा खून नहीं है, इसलिए चेनसॉ नहीं निकल रहा है। लीच डीमन को भी अभी पता चला है कि डेंजी ने उसके बाबू बैड डीमन को मारा है। वो उसका बाबू शोना था। डेंजी भी उसे क्यूट ही लगता है, जिसके लिए वो डेंजी को जाने देगी, लेकिन उसके पीछे बचे हुए दोनों को मार देगी। पावर इससे डर जाती है, लेकिन डेंजी को ये पसंद नहीं आता। वो इस हालत में भी उससे लड़ने के लिए तैयार है, और लीच को अब उसे मारना होगा। डेंजी तुरंत ही लीच डीमन पर टूट पड़ता है कि लीच के एक ही वार से वो डेंजी को जमीन चटा देती है। वो डेंजी को मारने पर तुली हुई है, जिसे देख पावर कांपती आवाज में कहती है, सिर्फ ब्रेस्ट को फील करने के लिए तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। डेंजी लीच के पावरफुल हमलों को किसी तरह झेल रहा है और उसे मारने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन लीच के लिए इतना काफी नहीं है। डेंजी हार नहीं मानना चाहता, जो लीच को भी मजाक ही लगता है। आखिर उसका बाबू बैट डेंजी से कैसे मरा। बैट हमेशा उसे सभी ह्यूमंस को खाने की बात करता था, जो लीच के लिए एक्साइटिंग था, और ये सब उस कीड़े ने खराब कर दिया। वो भी डेंजी के प्यारे से चेहरे को मारना नहीं चाहती, लेकिन अब उसे लीच के लिए मरना होगा। डेंजी बूब्स को बिना फील किए नहीं मर सकता। उसकी यही बातें लीच को वल्गर लगती है। कितना घटिया और छोटी सोच है उसकी। ये सुनते ही डेंजी का दिमाग खराब हो जाता है। पावर ने उससे यही कहा था। इवन हायाकावा ने भी उसे कहा था कि वो सीरियस नहीं है। सभी उसे छोटा महसूस कराते हैं, जिसे अब वो बदलने के लिए लीच पर हमला कर उसकी गर्दन पर चेनसॉ से चीरा मार देता है, जो लीच के लिए पेनफुल था, और डेंजी बेड की अतड़ियों पर गिरता है। डेंजी कहता है कि उसे सभी नीचा दिखाते हैं। बदला, फैमिली की प्रोटेक्शन, बिल्ली को बचाना, हमेशा कुछ न कुछ होता है। क्या हुआ अगर उसके ड्रीम रिस्पेक्टेबल नहीं है, और वो इस लड़ाई को एक दूसरे के सपनों की लड़ाई में बदलने के लिए चुनौती देता है। वो लीच का भी खून कर देगा, ताकि वो साबित कर सके कि लीच के ड्रीम उसके बूब्स के ड्रीम से छोटा ही है। डेंजी का चिल्लाना लीच को एक कुत्ते के भौंकने जैसा लगता है, और वो अब डेंजी को खाने के लिए तैयार है, जिसे डेंजी कहता है कि वो लीच को हरा देगा इस सपनों की लड़ाई में। डेंजी लीच के टेंटिकल से बचते हुए आगे बढ़ता ही है कि उसके चेहरे पर दूसरा टेंटिकल पड़ता है, लेकिन अब डेंजी के चेहरे पर पागलपन दिखने लगा है, जो पावर को उसके डेविल होने जैसा दिख रहा है। डेंजी एक जबरदस्त किक लीच के चेहरे पर करता है और उसके माथे पर अपना सिर दे मारता है कि तभी एकदम से डेंजी रुक जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के आर पार लीच की जीभ हो चुकी है। वो डेंजी को निगलने के लिए उसे ऊपर की तरफ उठाती है, जिसे दूर से कोई देख रहा होता है, जो और कोई नहीं बल्कि हायाकावा है। और वो कौन कहता ही है कि उसका फॉक्स डीमन प्रकट होकर लीच डीमन को वहीं खा जाता है। फॉक्स अपनी जीभ में लीच के सिर को दिखाता है, जिसे निगलने की परमिशन वो हायाकावा से मांगता है, और हायाकावा इसके लिए एग्री है। फॉक्स तुरंत ही वापस चला जाता है। वहाँ हायाकावा के साथ टोक्यो स्पेशल स्क्वाड 4 के मेंबर भी आ जाते हैं, जिन्हें डेंजी लेटा हुआ देख रहा है। वो लीच डीमन की लाश से उसके मरने को कंफर्म करते हैं। अराई और कोबिनी आसपास के सिविलियंस को बचाने में लग जाते हैं। हिमेनो को हायाकावा नजर रखने को कहता है, अगर कोई और डेविल फिर से हमला कर दे। डेंजी अभी भी लड़ाई के ही नशे में बड़बड़ा रहा है, जिसे खुद हायाकावा उठा लेता है, क्योंकि अब उसे और पावर को क्वेश्चनिंग के लिए उसके साथ जाना होगा। कि तभी पावर नायका को पुकारती है, जिसे देख नायका को इलाज के लिए वेटनरी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहीं हॉस्पिटल में डेंजी की आंखें खुलती हैं। वो आसपास देखता है कि हायाकावा वहीं बैठा हुआ है। उसने डेंजी का कटा हुआ हाथ उठा लिया था, जो डेंजी को खून चढ़ते ही खुद ब खुद उससे जुड़ गया। हायाकावा ने भी देखा था कि डेंजी अपने आप में डेविल ही है। डेंजी को उसका यूं दोस्ताना
पुराना अंदाज समझ नहीं आया। उसने भी हायाकावा और उसके डीमन को देखा था, बल्कि डेंजी को कुछ मालूम ही नहीं है। एक डेविल हंटर को डेविल से लड़ने के लिए किसी न किसी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। वो खुद भी फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिसकी पावर के बदले उसे फॉक्स को खुद का मांस देना होता है, और इस बार उसने अपने हाथों के स्किन को दिया था। ये डेंजी को पेनफुल ही दिखता है। वो एप्पल की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन हायाकावा उसे नहीं देता। वो कहता है कि डेविल हमेशा इंसानों को मारने के बारे में ही सोचते हैं। ये डेविल मैन पर भी लागू होता है। डेंजी तुरंत ही कहता है कि पावर बुरी नहीं है। हायाकावा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों उनके पेट्रोलिंग एरिया से बाहर गए थे, जो सर्विलियंस कैमरा में रिकॉर्ड है। उन्हें बहुत सारा खून उस घर से मिला जहाँ बैट छुपा हुआ था। डेंजी लगभग मरते मरते बचा ब्लड डेविल मैन से। हायाकावा को समझ नहीं आया कि क्यों डेंजी उसे बचा रहा है। उसे याद आता है कि डेंजी ने रेस्टोरेंट में जिस लड़की को बचाया था, उसके पिता उसे थैंक्स कह रहे थे। बिल्डिंग वाली लड़की भी कह रही थी कि डेंजी ने उसे वहाँ से भाग जाने को कहा था। उसने पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो की ड्रेस पहन रखी थी। इवन कार वाले ने भी बताया था, जब बैट ने उसे उसकी कार समेत फेंक दिया था, तब चेनसॉ मैन ने ही उसे बचाया था। इतना हायाकावा के लिए काफी है। वो कहता है कि अगर उसने और तलाशी की और ब्लड डीमन को रिपोर्ट किया जिसे डेंजी बचा रहा है, तो दोनों को ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार कोई भी मरा नहीं है, इसलिए वो उन्हें एक कंडीशन पर छोड़ सकता है। डेंजी को अब हायाकावा की सभी बात माननी होगी। वो नादान बच्चा है जिसे बर्ताव का तरीका भी नहीं आता। हायाकावा खुद उससे काफी सीनियर है। अगर डेंजी सिर्फ अपने काम करे तो वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है, लेकिन अगर वो हायाकावा का कहा माने तो वो उसकी जॉब को बचा सकता है, जिसके लिए कुछ देर सोचने के बाद डेंजी भी एग्री हो जाता है। वो हायाकावा को बताता है कि उसका गोल बहुत अच्छा नहीं है, उसके ड्रीम्स पंगु सा है, लेकिन वो बाकी डेविल हंटर की ही तरह सीरियस है, इसलिए वो डेंजी पर भरोसा कर सकता है। हायाकावा उसकी बात से सेटिस्फाइड है, बस उसे थोड़ा तमीज से बात करना सीखना होगा, जिसके लिए डेंजी भी एग्री है। और हायाकावा वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ सामने पावर को हथकड़ियों में रखा हुआ है। उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है और वो हथकड़ियाँ खोलने को कहती है, लेकिन हिमेनो को ऐसा नहीं लगता। अगर पावर ने किसी इंसान को मार दिया तो सारा कसूर हायाकावा का ही होगा। आफ्टर ऑल वो डेविल हंटर्स हैं, उन्हें सब कुछ करना होगा, फिर चाहे डेविल हो या डेविल मैन, उनके दुश्मन दुश्मन ही होंगे। हायाकावा भी दोस्ती करने के मूड में नहीं है। अगले दिन पावर भी हायाकावा के घर आ जाती है, जो डेंजी और हायाकावा उसे वहाँ देखते ही शौक में है। ये मकीमा का ही आदेश है ताकि हायाकावा डेंजी और पावर पर लगाम लगा सके। वो हायाकावा के घर पर उन सभी को इसलिए भेज रही है क्योंकि उसके पास कोई और नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। हायाकावा ना चाहते हुए भी एग्री हो जाता है। मकीमा उसे आश्वासन देती है कि पावर वहाँ ढंग से रहेगी, जो जल्दी उन्हें पता चल जाता है जब उसे खाने में सब्जियां खाना पड़ता है। पावर को सब्जियां पसंद नहीं है, वो उन्हें इधर उधर उछालने लगती है, जो दोनों को ही पसंद नहीं आता। पावर को नहाना पसंद नहीं है, जिसकी बदबू बाकियों को परेशान करने लगी है। वो टॉयलेट भी फ्लश नहीं करती, जिसकी गंदगी बाकियों को परेशान कर रही है। पावर उन्हें बहुत सेंसिटिव महसूस करने लगी है, जिसकी झुंझलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी है। बेचारे डेंजी को अब वही टॉयलेट साफ करना पड़ता है, जो पावर की वजह से चोक हो गया है। तभी वहाँ पावर आ जाती है। डेंजी उसे सुनाने लगता ही है कि पावर उसे अपने ब्रेस्ट की तरफ इशारा करती है। पावर ने डेंजी से प्रॉमिस किया था कि डेंजी उसके ब्रेस्ट को फील कर सकता है, और डेंजी के लिए वो दिन आ ही गया। पावर उसके सामने टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है, मतलब कि अब डेंजी को आगे बढ़ना होगा। वो डेंजी को इशारा कर बताती है कि उसे क्या करना होगा, जो डेंजी को ललचाने लगी है। डेंजी कांपते हुए हाथों को पावर की ब्रेस्ट की तरफ बढ़ाता है, जिससे पावर कहती है कि वो सिर्फ 3 बार ही दबा सकता है। 1 नायका को बचाने के लिए, 2 बैट को मारने के लिए, 3 पावर का गुनाह छुपाने के लिए। उसने पहले तो डेंजी से झूठ कहा था, लेकिन उसकी मेहनत को देखकर वो उसे उसका इनाम देगी। डेंजी आगे बढ़कर उसके ब्रेस्ट को थाम लेता है, जो पावर को भी अच्छा लगता है, और वो अपने ब्रेस्ट पैड निकाल देती है। ऐसी कोई चीज भी होती है, डेंजी को मालूम ही नहीं था। डेंजी आगे बढ़कर उन्हें दोबारा महसूस कर लेता है, और उसके फील करते ही पावर खड़ी हो जाती है। डेंजी इस एक्सपीरियंस से कुछ कह ही नहीं पा रहा है। पावर ने उसे उसका इनाम देकर कर्ज चुका दिया है, और वो भी डेंजी के साथ आगे काम करने के लिए एक्साइटेड है। चूंकि नायका को अब छुड़ा लिया गया है, पावर अब डेविल हंटर बने नहीं रहना चाहती, लेकिन वो मकीमा से भाग भी नहीं सकती, इसलिए वो डेंजी की हेल्प करेगी, और वो नायका को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं डेंजी अभी भी शांत है। क्या ब्रेस्ट फील करना इतना ही था? वो सोते, खाते, चलते फिरते बस यही सोचता रहता है। इवन डेविल हंटर हेडक्वार्टर पर उसे प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए माफीनामा लिखना पड़ता है। वो अपने मारे हुए डेविल की बॉडी को यूज करने की परमिशन, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के डैमेज के लिए कई जगह साइन करना पड़ता है। ये सारी फॉर्मेलिटी उसे बकवास लग रही है, जो कि उसे मकीमा के कहने पर करना पड़ रहा है, जो शायद एक तरह का पनिशमेंट है। इवन जब उसने बैड डेविल को मार दिया तब भी मकीमा भी देख सकती है कि डेंजी भी परेशान है। वो बताता है कि कई दिनों तक पीछा करने के बाद उसे उसका गोल मिल गया। उसने उन्हें थामा, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। वो जब अपने गोल तक पहुंच गया है, उसे यही लगता है कि उसे उस गोल का पीछा करना ही अच्छा लगता था। ये सब बकवास जैसा ही है। मकीमा उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर डेंजी कहता है कि वो ब्रेस्ट के बारे में बात कर रहा है, जिन्हें फील करने में कुछ भी स्पेशल नहीं था। मकीमा ये सब सुनकर डेंजी को अपनी तरफ खींचती है। वो बताती
बताती है कि इस तरह के सेंसिटिव चीजों को तुम तभी महसूस कर सकोगे जब तुम अपने पार्टनर को समझोगे, क्योंकि अपने पार्टनर को समझना आसान नहीं होता। इसलिए पहले उनके हाथों को महसूस करो, उनकी उंगलियां कितनी लंबी हैं, उसके हाथ ठंडे हैं या गर्म, उसके कान कैसे हैं, धीरे से उसकी उंगलियों को काटो। इन्हें याद रखो इतना कि अगर तुम अंधे भी हो तो तुम मुझे महसूस कर सको। जो कांपते हुए डेंजी भी याद कर रहा है और मकीमा डेंजी के हाथ अपने ब्रेस्ट पर रखती है। उन्हें महसूस करते ही डेंजी चीख पड़ता है। वो डर कर पीछे हटते हुए चेयर से गिर जाता है। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे हैं। मकीमा फिर उसके करीब आती है और उसके होठों के करीब पहुंचकर पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। वो देख सकती है कि डेंजी उसके लिए कुछ भी करेगा। वो चेयर पर बैठ डेंजी से कहती है कि तुम गन डेविल को मार दो। डेंजी ने कभी गन डेविल का नाम ही नहीं सुना है। मकीमा बताती है कि गन डेविल 13 साल पहले आया था। हम नहीं जानते कि वो अभी कहाँ है, लेकिन वो हद से ज्यादा ताकतवर है, इतना कि सभी हंटर्स उसे मारने का ख्वाब देखते हैं। मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम दूसरे हंटर्स से ज्यादा स्पेशल हो। अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। डेंजी को यकीन नहीं होता कि वो ऐसा करेगी। जो मकीमा उसे दोबारा कंफर्म करती है। ये डेंजी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग है कि वो डेंजी की कोई भी विश पूरी करेगी। मकीमा उसे बार बार यही कहती है। ये डेंजी के लिए एक जबरदस्त डील है, लेकिन मकीमा ऐसा क्यों कर रही है। जो वो बताती है कि वो डेविल है ही इतना ईविल और खतरनाक। डेंजी को यकीन नहीं होता कि क्या कोई इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिस पर मकीमा बताती है कि 13 साल पहले एक समय था जब लोग अपनी जिंदगी डेविल को मारकर जी रहे थे। उस समय बहुत से विद्रोह की घटना बंदूकों के दम पर हो रही थी। उस समय मीडिया भी गन्स की घटनाओं को ज्यादा कवर कर रही थी। इसी समय बंदूकों से लोगों में डर बैठने लगा। उसी समय एक बहुत बड़ा टेरर अटैक अमेरिका में हुआ। उस दिन गन डेविल पहली बार देखा गया। ये खबर टीवी में एक फैमिली भी देख रही थी। उनकी छोटी सी फैमिली थी। ये फैमिली थी हायाकावा की। उस दिन वो खेलना चाहता था, लेकिन उसकी बहन ताइशो बीमार थी। वो हमेशा से ही बीमार रहती थी। तब हायाकावा को उसकी माँ ने पेशेंस रख अकेले ही खेलने को कहा। वो उदास था और उसकी उदासी देख ताइशो ने कहा कि वो उसके साथ खेलेगी और वो हायाकावा के साथ चली गई। हायाकावा अपनी बीमार बहन को लौट जाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए उसने ताइशो पर आइस बॉल फेंका और वो दोनों ऐसे ही खेलने लगे। ताइशो के पास ग्लोव्स नहीं था। बर्फ से उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, इसलिए हायाकावा ने उसे ग्लव्स लाने के लिए घर भेज दिया। हायाकावा को लगा कि वो कुछ देर में लौट आएगी। फिर तभी एक बहुत तेज हमला उसके घर पर हुआ, जिससे उसकी पूरी फैमिली वहीं मर गई। 18 नवंबर को सुबह 10 बजे जापान में 26 सेकंड के लिए ऐसा ही हमला हुआ, जिसमें 58,000 लोग मारे गए। फिर अमेरिका में 124 सेकंड के लिए, जहां 5.5 लाख लोग मारे गए। चाइना में 37 सेकंड, जहां 31,700 मारे गए। कनाडा में 17 सेकंड, जहां 8,500 लोग मारे गए। सोवियत यूनियन में 210 सेकंड, जहां 1,55,300 लोग मारे गए। हवाई में 1 सेकंड से भी कम, 780 मरे। मेक्सिको में 2 सेकंड, 6,100 मरे। इंडिया में 15 सेकंड, 30,000 मरे। स्पेन में 5 मिनट, 12 लाख लोग मरे। इसके बाद गन डेविल को कभी देखा नहीं गया। इसके बाद उसका डर फैलने लगा, जिससे उस डेविल की ताकत और भी बढ़ने लगी। गन डेविल को कमजोर करने के लिए सभी देशों ने कड़े गन कंट्रोल लॉ जारी कर दिए। उसी तरह वायलेंट क्राइम और डिजास्टर की रिपोर्टिंग को भी कंट्रोल किया गया। डेंजी को सब कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ गया है कि गन डेविल बहुत ही ताकतवर है। मकीमा फिर उससे पूछती है कि क्या तुम उसे हरा पाओगे, जिसके लिए डेंजी भी तैयार है। मकीमा कहती है इसके लिए पहले हमें उसे ढूंढना होगा। जो डेंजी को भी आइडिया नहीं है कि उसे कैसे ढूंढे। मकीमा उसे गन डेविल के टुकड़े दिखाती है जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं। गन डेविल इतनी तेजी से मूव करता है कि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से पीछे छूट जाते हैं। जो डेविल इन हिस्सों को खा लेता है वो भी ताकतवर हो जाते हैं गन डेविल की वजह से। इन गोली जैसे मांस के टुकड़ों को जब इकट्ठा करो तो ये चिपक जाते हैं। ये टुकड़े जब बढ़ जाते हैं तो रीजनरेट होने लगते हैं, जो अपनी बॉडी में वापस लौटना चाहते हैं। इसलिए अगर हम और भी इकट्ठा कर सके तो गन डेविल को लोकेट कर सकते हैं। ऐसा ही एक टुकड़ा हायाकावा को एक डेविल में मिला। हिमेनो देखती है कि वाकई में उस डेविल ने गन डेविल के टुकड़े को निकला था, जो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था। यह शायद उसे खिलाया गया हो। हायाकावा के लिए दोनों ही केस एक जैसे हैं, क्योंकि उनका काम डेविल को मारना है, उसको भी जो इन सब के पीछे है। हायाकावा के लिए ये टुकड़े खास मायने रखते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक टुकड़े ने उसकी फैमिली की बहुत पहले जान ले ली थी, जिसका बदला लेना अब उसके जीवन का मकसद है। कुछ समय बाद उन्हें एक डेविल को मारने की रिक्वेस्ट मिलती है, जो होटल मोरिन में छुपा हुआ है। उस होटल में गेस्ट की कोई जानकारी नहीं है। जो भी प्राइवेट हंटर वहां गए वो वापस नहीं लौटे। और तो और गन डेविल के एक हिस्से में उस डेविल के लिए मूवमेंट है, जो कंफर्म करता है कि होटल के डेविल में गन डेविल का हिस्सा है। और उस डेविल के लिए हेडक्वार्टर ने टोक्यो एंटी डेविल स्पेशल 4 डिवीजन को चुना है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 9 से 13 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।